बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। लास्ट टाइम हमने बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और बायोएनर्जेटिक्स में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जो चीज़ें डिस्कस करनी है, उसमें एक हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। दूसरा हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी हैं। तीसरा जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की। और उसके अलावा जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पर समरी टेबल ओवरऑल के क्या क्या जो है वो इसमें एटीपी कहाँ से बन रही है, कैसे बन रही है, ठीक है, वो हम जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं जी इसमें सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। जो भी चीज मतलब प्लांट्स के पास जो उन्होंने खुद बनाई है ग्लूकोज, या एनिमल्स ने जो खुराक खाई है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में शामिल होके हर सेल लेवल तक चली गई, या प्लांट्स में जो खुराक है वो हर सेल लेवल तक जो है वो उसके पास पहुंच गई। अब होना क्या है कि उस खुराक का मेटाबॉलिज्म होना है, उसकी ब्रेकडाउन होनी है, और उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एटीपी की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें मेटाबॉलिज्म करवाया जाता है। किस चीज का मेटाबॉलिज्म? उस खुराक का जो उस ऑर्गेनिज्म ने जो है वो खाई है, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उनकी ब्रेकडाउन करते हुए क्या किया जाता है, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, और वो जो एनर्जी है उसको एटीपी के अंदर फास्फोर्स के दरमियान जो टिल्डी बॉन्ड है उनके अंदर स्टोर कर दिया जाता है, और इस तरह से हमारे पास ये हाई एनर्जी सब्सटेंसेस एटीपी बन जाते हैं, और फिर इस एटीपी को आगे यूटिलाइज किया जाता है जिस भी सेल के अंदर जो वो प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये मेटाबॉलिज्म है उन कंपाउंड्स का जो कि मील की सूरत में, जो कि खुराक की सूरत में जब वो एक ऑर्गेनिज्म ने ली है। अब उसमें जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, और उन कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो बेसिक है वो ग्लूकोज ही है, क्योंकि जो हम स्टार्च वगैरह खाते हैं, जो हम खुराक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की सूरत में, ठीक है, उसकी अल्टीमेट ब्रेकडाउन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ये ग्लूकोज सेल लेवल में जाती है, सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, और ये ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और इसमें से हाइड्रोजन निकल के वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकोज की ये ब्रेकडाउन होती है, साथ में जो है वो यहाँ पर एटीपी की सूरत में एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन की जब अब रेस्पिरेशन के लेवल्स हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। एक हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन क्या है, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है, जो लंग्स लेवल पे हो रही है, ठीक है। वो हम सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन के बगैर भी पॉसिबल है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी है। तो इसलिए बेसिक टू टाइप्स इसकी बनती हैं, एक एनाएरोबिक और दूसरी एरोबिक। ये आपके सामने एक बुक की ही डायग्राम आपको जो है वो दिखाई गई है, और आप इस बुक की डायग्राम में देखें तो दिखाया गया है कि जो पायरुवेट है, अब ये पायरुवेट कहाँ से आया, ठीक है। पायरुवेट आया कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और उस ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बने। अब यहां तक प्रोसेस तो होना ही होना है, खो एरोबिक है खो एनारोबिक है, ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो पायरुवेट बनता है
उस पायरुवेट का फर्दर मेटाबॉलिज्म कैसे होना है ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। फेट ऑफ पायरुवेट मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तब क्या होगा, ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा, दैट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से जो FADH और NADH बनेंगे दैट विल एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और अल्टीमेटली सारे प्रोसेस में हमारे पास जो है वो ATP फॉर्मेशन होती रहेगी। ये सारा जो वे है, ये सारा जो वे है दैट इज एरोबिक, ठीक है, ये एरोबिक वे है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, if there is no availability of oxygen, तो फिर ये जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट को चेंज किया जा सकता है इनटू लैक्टेट, दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बहुत सारे बैक्टीरिया कर रहे हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, ठीक है। ये हमारे मसल्स के अंदर भी हो रही है, मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ठीक है। तो अगर तो ऑक्सीजन थी तो एरोबिक रेस्पिरेशन चली थी, अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तो उसके नतीजे में फर्मेंटेशन होनी है, फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में अगर आप देखें तो या तो होगी ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, या फिर क्या होगा कि इस पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और बनेगा एसिटल्डिहाइड, और उस एसिटल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड होगी NADH से, ये वो NADH है जो ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो साथ में बनता है। तो खैर इस एसिटल्डिहाइड को चेंज किया जाएगा इनटू एथेनॉल, तो इसका मतलब है कि या फिर ये पायरुवेट चेंज होगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका मतलब है इसमें अल्कोहल बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो फिर दो ही वेज हुए, या तो एरोबिक वे से और या फिर एनारोबिक वे से। जो एनारोबिक है उसमें हमने डिस्कस किया कि या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, किसमें हो रही है, एग्जांपल्स मैंने दी स्केलेटल मसल सेल्स की, और उसके अलावा मैंने एग्जांपल दी कुछ बैक्टीरिया की, और फिर दूसरी जानब मैंने बात की या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो बैक्टीरिया के अंदर भी हो रही है ये, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन उस सूरत में है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन आप ये भी देखें जो कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है भी नहीं, लेकिन वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहां पर ये रोल मेसोसोम्स करते हैं। असल तो ये है कि आपके मतलब सेल के पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं या नहीं है जो आगे ये सारा काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो खैर ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में ATP बननी है, टोटल 4 ATP बनते हैं, 2 खर्च भी हो जाते हैं। उसके बाद फर्दर कहीं पे कोई इतना ATP सिंथेसिस का प्रोसेस हमें नजर नहीं आ रहा एनारोबिक वे में। तो इसका मतलब है कि जो एनारोबिक वे है, एनारोबिक वे में जो ATP सिंथेसिस है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो बहुत कम है, दैट इज जस्ट अबाउट 2% ऑफ टोटल, बहुत कम है, ठीक है, ATP बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन होती गई, उनका मेटाबॉलिक वे इंक्रीज होता गया, ज्यादा एनर्जी की नीड उनको हुई, तो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टिंग हुई एवोल्यूशनरी प्रोसेस से, ये एनारोबिक वे से इवॉल्व होते हुए आहिस्ता आहिस्ता एरोबिक बैक्टीरिया बने, और फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे वो एवोल्यूशन में कि किस तरह से उसमें एवोल्यूशन होती गई और नए नए जो है वो जानदार जो है वो बनते चले गए। तो खैर ये एक अलग चीज। इसमें अगर हम बात करें एनर्जी एक्सट्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा उस ग्लूकोज से एनर्जी लेना, ये एरोबिक वे से ही मुमकिन था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया गया कि वो जो पायरुवेट बने उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की गई, उसको फिर क्रेब्स साइकिल से गुजारते हुए उससे एनर्जी बनाई गई, उससे हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल बने FADH और NADH, उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर और मूव जो है वो करवाते हो, उससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनर्जी बनाई। तो इसका मतलब है एनर्जी जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पर गेन की गई है एरोबिक वे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एनर्जी यील्ड कर रहा है, एनारोबिक जो है वो कम एनर्जी यील्ड कर रहा है। कितनी ज्यादा कर रहा है एरोबिक, वो आगे हम जो है वो डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सेलुलर रेस्पिरेशन की स्टेजेस,
कौन कौन सी हैं इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये आपके सामने जो है वो दिखाया गया है एक ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, एक ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। और आप इस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ऑब्जर्व करें कि साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है और उस ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं एंड ऑन एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में ये माइटोकॉन्ड्रिया के ही मैट्रिक्स में ये एंटर होता है इनटू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल से भी एटीपी बन रहे हैं और ग्लाइकोलाइसिस से भी एटीपी बन रहे हैं। ये जो एटीपी बन रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। यहाँ पर अभी उस तरह से ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं हुई। यहाँ पर मजीद क्या चीज बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर बन रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं, दैट इज NADH एंड FADH। वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो एंटर होंगे फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये जो कैरियर्स होंगे, ये कैरियर्स जो है वो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये जो कैरियर्स हैं, ये कैरियर्स ATP बनाएंगे। ये जो ATP बनेगी दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, दैट इज नॉट फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस में जो ATP बनती है, फोटोसिंथेसिस में जो ATP बनती है, वो फोटोसिंथेसिस की ATP वो फोटोफास्फोराइलेशन है। ये फोटोफास्फोराइलेशन नहीं है, यहाँ लाइट का कोई रोल नहीं है, ये फास्फोराइलेशन है। ये फास्फोराइलेशन कैसे हो रही है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पे ADP के अंदर फास्फोर्स को ऐड करते हुए फास्फोराइलेशन करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल पे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP बन रही है या क्रेब्स साइकिल में जो ATP बन रही है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। लेकिन जो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, जिसको हम ऑक्सीडेटिव चेन भी कहते हैं, उसमें FADH से और NADH से जो ATP बनती हैं वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नतीजे में बन रही हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव या सबस्ट्रेट लेवल से टोटल ATP यहाँ बनती रहती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप नोट कीजिएगा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें फिर ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोसोल में है ही है, बाकी जो है वो साइटोप्लाज्म और उसमें मौजूद फिर मिजोसोम्स उनके साथ लिंक करते हैं, वो मिजोसोम्स में होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप तो आ गया ग्लाइकोलाइसिस। ख्वाह एरोबिक है ख्वाह एनारोबिक है, ये तो है ही है ग्लाइकोलाइसिस। हम पहले ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज है? ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। किसमें ब्रेक डाउन हो रही है? दैट इज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट। क्या क्या स्टेप है? मेन दो स्टेप है, एक प्रीपरेटरी फेज है और एक ऑक्सीडेटिव फेज। प्रीपरेटरी फेज क्या है? इस फेज के अंदर, प्रीपरेटरी फेज में जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रायोज के अंदर जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ATP खर्च हुई है, यहाँ ATP खर्च हुई है। फिर ये आइसोमरेज एंजाइम के जरिए ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये बेसिकली ये जो काम होना है, ये काम जो है वो रीअरेंजमेंट ही है, ठीक है। एक एल्डो शुगर वो अपने आप को कीटो में जो है वो लेके आ रही है। उसके बाद क्या होगा? दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय अ सेकंड ATP फॉस्फोराइलेशन, और ATP खर्च हो गई है यहाँ, ठीक है। ये थर्ड स्टेप पे हो गया, और ये सारे काम एंजाइम्स की मदद से हो रहे हैं। एंजाइम्स फॉर द ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। फिर स्टेप नंबर 4 पे क्या होगा?
स्टेप नंबर 4 के ऊपर ये जो fructose 1,6 बिसफॉस्फेट है, दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, 2-3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे। वो जो 2-3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे कौन कौन से हैं? एक एल्डो शुगर है, दैट इज द ग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरी कीटो शुगर है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दोनों के साथ फॉस्फेट ग्रुप एक एक लगा होगा। तो इसका मतलब है कि जो चौथा स्टेप है उसमें क्या होगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू DAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये स्टेप नंबर 4 पे है। और फिर स्टेप नंबर 5 पे क्या होगा? स्टेप नंबर 5 पे ये जो DAP है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू G3P। ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे, रीअरेंज होकर ये कन्वर्ट होगी G3P में। रीजन क्या है कि आगे जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसमें जो मौजूद एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे? वो रिएक्शंस करेंगे विद G3P। वो G3P को तो लेके चलेंगे, वो DAP को नहीं लेके जा पा रहे, इसलिए DAP को यहाँ पर चेंज किया गया G3P में। तो ये पहले 5 स्टेप ये प्रिपरेटरी फेज है, और आप इस प्रिपरेटरी में नोट कर लें कि ये तो यहाँ पर एनर्जी खर्च करने वाली चीज है। ठीक है, इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, बल्कि ये आप कह लें कि ग्लूकोज को उस ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए पहले हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसमें ATP2 खुद से खर्च किए हैं। ये काम हो गया जी यहाँ तक। अब उसके बाद स्टेप नंबर 6 पे क्या होगा? स्टेप नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन followed by phosphorylation produce to NADH molecule and 2 molecule of bisphosphoglycerate। ठीक है, ईच विद हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। अब क्या होगा जी? यहाँ पर इनऑर्गेनिक फास्फोर्स ऐड होगी। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक फास्फोर्स ऐड होगी, और G3P में से हाइड्रोजन यहाँ से निकल के वो क्या करेगी? वो NAD को क्या करेगी? यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज करेगी इनटू NADH। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोसेस जो हो रहा है उसमें फास्फोराइलेशन हो रही है, और फास्फोर्स ऐड होने से हाई एनर्जी बॉन्ड डेवलप हो रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन निकल रही है, और वो हाइड्रोजन NAD को NADH में रिड्यूस कर रही है, और खुद जो है वो G3P की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें लिखा है ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फास्फोराइलेशन प्रोड्यूस 2 NADH मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक इस G3P से जो डायरेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, और एक जो इनडायरेक्ट G3 प्रोड्यूस हुआ है उससे। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों बन गए हैं
अच्छा, हम बात कर रहे थे इसमें कि ये जो स्टेप नंबर 6 है, इस स्टेप नंबर 6 में हमने देखा कि ये जो दो ट्रायोसिस बनी थी, एक DAP थी और एक G3P थी, और फिर स्टेप नंबर 5 में हमने पीछे ये भी देख लिया कि DAP भी G3P में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दो G3P बने हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, और ये ऑक्सीडेशन के नतीजे में बने हैं। खुद ये ऑक्सीडाइज हो गए हैं और रिड्यूस कर दिया इन्होंने NAD को NADH में। तो इसका मतलब ये जो NADH है ये यहाँ पर हाई एनर्जी कंपाउंड बन गए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो फास्फोरस ऐड हो चुकी है। अब वो जो फास्फोरस यहाँ पर ऐड हुई है वो हाई एनर्जी फास्फेट वो यहाँ से रिमूव होगी, और रिमूव होके वो क्या करेगी, वो ADP के साथ अटैच होके ATP बना देगी। तो स्टेप नंबर 7 पे क्या होगा, ATP की फॉर्मेशन होगी, दोनों तरफ से यहाँ पर से ये ATP रिलीज होगी। तो जो ऊपर खर्चा हुआ था वो तो यहाँ पूरा होगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब ये ATP यहाँ से बनेगी, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3-फास्फोग्लिसरेट, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, ठीक है, और यहाँ से जो है वो रीअरेंज करते हुए ये बनाएगा 2-फास्फोग्लिसरेट। कार्बन नंबर 3 पे जो फास्फेट थी वो कार्बन नंबर 2 पे आ गई, और ये सारे काम एंजाइम्स की मदद से हो रहे हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी, और जब ये 2-फास्फोग्लिसरेट वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, दैट विल फॉर्म फास्फोइनोल पायरुवेट। ये 2-फास्फोइनोल पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, और उसके बाद क्या होगा, फास्फोइनोल पायरुवेट से फास्फोरस रिलीज होगी, और वो ADP के साथ अटैच होते हुए ATP बना देगी। तो इस तरह से ये 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ से मिलेंगे। तो आप इसमें टोटल देख लें, खर्चा जो हुआ था ऊपर, ठीक है, वो 2 का खर्चा था, और जो मिले हैं वो आपको 4 ATP मिले हैं। मिले किस फेज में है, ऑक्सीडेटिव फेज में मिले हैं, दैट इज द एनर्जी यील्डिंग फेज, दैट इज द पे ऑफ फेज, ठीक है। और जो प्रिपरेटरी फेज थी उसमें खर्च हुआ है, ठीक है, तो कितना खर्च हुआ है, 2 ATP, इसलिए मैंने वो माइनस लिख दिए। और कितने मिले हैं, 4, जब यहाँ से आपको जब ATP मिले हैं, और ये ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के ही है। तो इस तरह से टोटल हमें जो नेट मिलनी है वो 2 है, और साथ यहाँ पर जो चीज आपको मिली है वो है NADH। साथ में जो चीज आपको मिली है वो है NADH। 2 मॉलिक्यूल आपको जो है वो NADH के भी यहाँ पर मिले हैं, 2 मॉलिक्यूल आपको, ठीक है, और वो स्टेप नंबर 6 में आपको ये नजर आ रहा होगा, 2 मॉलिक्यूल आपको NADH के मिले। अब इस NADH से हम आगे फर्दर भी ATP बना सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो पायरुवेट मिले हैं आपको, ये पायरुवेट, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है। पायरुवेट ऑन एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी बुक की सेम लाइन है। डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, ठीक है। पायरुवेट ऑन एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड एक 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसमें कोएंजाइम A की एडिशन होती है। अच्छा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही थी तो उस कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन वो चेंज कर देते हैं NAD को NADH में, ठीक है। तो चूंकि 2 पायरुवेट हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 ही NADH मिलेंगे, और नतीजतन 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम A ये आपके पास ये 2 कार्बन वाला जो है वो मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड। अब अगला काम क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, दैट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है, दैट विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल में दाखिल होंगे, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में ये एसिटाइल कोएंजाइम A ये दाखिल होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम A, अब देखें यहाँ पर आपकी बुक में ये कंफ्यूजन है, अगर आप देखेंगे ना उसमें पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में वाज़ा लिखा हुआ है कि पायरुवेट ऑन एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, तकरीबन 1 ATP जितनी एनर्जी एक पायरुवेट को एंटर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वहां पर भी थोड़ा सा एनर्जी का एक्सपेंडिचर है। तो खैर यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें
तो डायग्राम में ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाई गई है और ग्रीन और येलो दो पार्ट्स अलग किए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम दिखाया गया उस येलोइश पोर्शन में, दैट इज क्रॉसिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनटू स्ट्रोमा। डायग्राम में ये लिखा है, ठीक है, लेकिन असल में ये सारा काम जो है वो तो हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर ही पीछे, ठीक है। उसमें जो हम पहले डीकार्बोक्सिलेशन और उसमें कन्वर्जन की बात कर रहे थे एसिटाइल कोएंजाइम में, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का रोल है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का रोल है, ठीक है। खैर, अब ये जो एंटर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ये मैट्रिक्स के अंदर, दैट विल जॉइन द ऑक्सैलोएसीटेट एंड फॉर्म द सिट्रेट। ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट बनाया जाएगा। सिट्रेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। ये जब बन रहा होगा इस दौरान यहाँ से कोएंजाइम ए की रिलीज होनी है और कोएंजाइम ए की रिलीज होके वाटर की एडिशन होनी है। ऑक्सैलोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू citrate, that is the fixation of that acetyl coenzyme A, entrance of acetyl coenzyme A into the cycle. Citrate is converted into isocitrate, ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम की मदद से है। और ये जो आइसोसिट्रेट है, ठीक है, आइसोसिट्रेट that is converted into अल्फा कीटोग्लूटारेट। और अल्फा कीटोग्लूटारेट में इसकी जो कन्वर्जन है ना, ये किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां से रिमूव होती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकल के वो भी NAD को NADH में चेंज करते हैं, फिर मजीद डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है। दिस NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH अगेन, हाइड्रोजन भी निकली, कार्बन भी निकली, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, that alpha ketoglutarate is converted into succinate। यहाँ पर आप देखें, ये जहां जहां पर भी ये डबल डबल एरो लगा हुआ है ना, ये इसका मतलब है दरमियान में कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। ये सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब होती है उस वक्त भी यहाँ पहले कोएंजाइम ए एंटर होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर उसमें से कोएंजाइम निकलता है, सक्सिनेट बनता है, और इस सारे प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी निकल रही होती है वो GDP को कन्वर्ट करती है GTP में, और ये अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स की बेस के ऊपर है। और फिर ये GTP की हाइड्रोलिसिस होती है, और ये जो है वो जब इसमें से एनर्जी निकलती है तो वो क्या करती है, वो ADP को कन्वर्ट करती है ATP में। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे से यहाँ पर भी ATP बन रही है, और ये ATP भी सबस्ट्रेट लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट, और ये कैसे है, ये उस सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो है वो FADH बनता है। अगर आपको याद हो, ठीक है, वो आपने सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम पढ़ा था, ठीक है, इनहिबिटर्स में, ये वो वाला स्टेप है, सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, वो सक्सिनिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाल के FAD में ऐड करके FADH2 बना देता है। देन दैट फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट ड्यू टू हाइड्रेशन, वाटर की एडिशन होती है, और फिर ये जो मैलेट है, ठीक है, इसमें से क्या होता है, मैलेट में से डिहाइड्रोजिनेशन होती है और वो हाइड्रोजन निकल के NAD को कन्वर्ट करती है NADH। तो अगर आप देखें, एक क्रेब साइकिल से आपको एक ATP मिल रही है, ठीक है, 3 आपको NADH मिल रहे हैं, ठीक है, और एक आपको FADH मिल रहा है। ये किससे है, ये एक से है, लेकिन चूंकि हमने पीछे कहा था पायरुवेट 2 बने हैं, लिहाजा ये क्रेब साइकिल 2 दफा कम से कम चलेगा दोनों पायरुवेट के लिए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब है कि क्रेब साइकिल से एक ग्लूकोज के नतीजे में 2 ATP बननी है सबस्ट्रेट लेवल पे, लेकिन एक पायरुवेट से जो हमें ये 1 ATP मिलनी है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ग्लूकोज से बन रही है या पायरुवेट से बन रही है। अब अगला काम जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी चेन, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रही थी क्रेब साइकिल, ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी चेन है ये इनर मेम्ब्रेन पे हो रही है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया था, सर इनर मेम्ब्रेन पे क्या, तो वो इनर मेम्ब्रेन पे ये रेस्पिरेटरी चेन हो रही है।
NADH और FADH ये दोनों चेन में एंटर होते हैं और ATP बनाते हैं।